सिंपल मैथमेटिक्स का सवाल है। देखो, आप पढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, सिलेबस पूरा कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, टेस्ट सीरीज कर रहे हो, तो भी आपकी सफलता का चांस 1%। कि प्लान भी तो कमजोर लोग बनाते हैं, हम तो ताकतवर लोग हैं। नहीं बेटा, कमजोर नहीं, समझदार लोग बनाते हैं। बनेंगे तो आईएएस बनेंगे, वरना कुछ नहीं बनेंगे, है ना। ये बच्चे ऐसे शायरी लिखते हैं ना कि उसके प्यार में है हम यूपीएससी के और मर जाएंगे। ये सब जो है कविताओं में अच्छा लगता है। जो मैं कर रहा हूं ये मेरा प्लान ए नहीं है। मैं मानता हूं मैं जीवन में ठीक ठाक सफलता प्राप्त कर चुका हूं, लेकिन ये मेरा प्लान ए नहीं है, ये मेरा प्लान बी है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि केवल प्लान ए ही सफल हो, आपका प्लान बी भी एक अच्छी सफलता की दिशा में आपको लेकर जा सकता है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी में। मेरा नाम है अतुल जैन। यूपीएससी का प्रीलिम्स खत्म हो चुका है और मेरे ख्याल से आप में से जिन लोगों ने एग्जाम दिया या जिन लोगों ने एग्जाम नहीं भी दिया, आप सभी के उस पेपर के बारे में बहुत तरह के विचार होंगे, लेकिन वो चर्चा अब हम नहीं करेंगे। वो चर्चा जो है वो काफी हो चुकी कि पेपर कैसा था, ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये सब चीजें हम डिस्कस कर चुके, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। आज मैं आपके सामने एक दूसरे डिस्कशन को लेकर आया हूं, एक ऐसा डिस्कशन जो कि बहुत जरूरी है मेरी नजर में, मैं उसको बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूं। और पहले हम ये भी देखेंगे कि वो डिस्कशन करने की जरूरत है या नहीं है, और उसके बाद हम ये देखेंगे कि भाई उस डिस्कशन को अगर करना है तो इसमें हमें क्या क्या विकल्प अपने लिए खोजने होंगे, क्या क्या चीजें हैं जिनका हम प्रयास कर सकते हैं। तो ये विकल्प जो है, ये जो डिस्कशन है, ये हमारा है प्लान बी पर। आज हम बात करेंगे प्लान बी पर। देखिए, प्लान बी का मतलब क्या होता है कि अगर हमारा प्लान ए सक्सीड नहीं होता, अगर हम अपने प्लान ए में सफल नहीं होते, तो हम कोई ना कोई प्लान बी बनाकर रखते हैं कि अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए हम अगर यहां सफल नहीं हो पाए तो हम कुछ और करेंगे, कहीं और जाएंगे। इस पर चर्चा मेरे विचार में करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं देखता हूं कई बार बहुत सारे जो लोग हैं उनका मत ये है, और मैं उनके मत का पूरी तरह से सम्मान करता हूं। मैं उनके मत से बिल्कुल भी कोई, हालांकि मेरा मत अलग है, लेकिन मैं उनके मत का पूरी तरह से सम्मान करता हूं। बहुत लोगों का यह भी कहना होता है कि जीवन में जब प्लान बी नहीं रखोगे तभी सफलता मिलेगी। अगर प्लान बी आप बनाते हो तो आप ऐसा मान के चलते हो कि अब कुछ ना कुछ तो प्लान बी में हो ही जाएगा, तो आप प्लान ए में पर्याप्त जो है तैयारी करके नहीं रखते। मेरे विचार में यह सत्य नहीं है, मैं ये नहीं मानता। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके पास एक अच्छा प्लान बी होता है तो आपको एक प्रकार की मानसिक शांति मिलती है। आपके पास एक दिमाग जो है आपका शांत रहता है। आपको पता होता है कि सफलता या असफलता मेरे जीवन को बिल्कुल पूरी तरह से बर्बाद या पूरी तरह से आबाद नहीं करेगी आपको। और जब ये अश्योरेंस, जब ये एक, अब ये कह सकते हैं, ये एक विचार आपके मस्तिष्क में आ जाता है, आपके दिमाग में आ जाता है, तो फिर आप ज्यादा खुले मन से, ज्यादा एक आप स्वतंत्रता के साथ, ज्यादा आप जिसको हम कह सकते हैं ना आजाद दिमाग के साथ तैयारी करते हो और आपकी तैयारी बेहतर हो पाती है। तो मैं इसको किसी भी तरह से खराब चीज नहीं मानता। इनफैक्ट अगर आप मेरी बात सुनेंगे तो मैं तो कहूंगा कि थोड़ा सा प्लान बी की तैयारी करना अनिवार्य होना चाहिए। मैं ये मानता हूं। मुझे पता है बहुत लोग सहमत नहीं होंगे, लेकिन ठीक है, वो आपका अपना मत है, मेरा अपना अलग मत है। मैं आपको अपने पक्ष में तर्क दूंगा, आप मुझे अपने पक्ष के तर्क दे सकते हैं। आप जानते ही हैं मैं तो हमेशा बोलता हूं कि आप मुझे बेहतर तर्क दीजिए, मैं आपकी बात मान जाऊंगा। ठीक है, देखिए होता क्या है, प्लान बी का विरोध अक्सर यह बोलकर किया जाता है कि अगर आपके पास जीवन में विकल्प उपलब्ध होगा तो आप किसी एक चीज को इकलौता विकल्प मान के पर्याप्त संघर्ष नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन ये तो एक मेंटल कंडीशनिंग है ना, ये तो आप अपने आप को कंडीशन कर सकते हो। मतलब आप ये सोचिए कि लेकिन दुनिया में जितने भी आप काम करते हैं जो रणनीतिक तरीके से किए जाते हैं, वहां पर कोई ना कोई बैकअप, कोई ना कोई प्लान बी तो हमेशा तैयार होता है। आप किसी भी संस्थान को देखिए, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को देखिए, आप अनअकैडमी को देखिए। आज मैं यहां पर पढ़ाता हूं, मैं कुछ विषय यहां पर पढ़ाता हूं, अगर कल को मान लीजिए मैंने पढ़ाना बंद कर दिया, तो क्या अनअकैडमी के पास कोई प्लान बी नहीं होना चाहिए? कॉमन सेंस से सोचिए कि भाई अगर आज जो है, आज अतुल सर ने घोषणा कर दी कि भाई वो संन्यास ले लेंगे, अब नहीं पढ़ाएंगे, वो कुछ और काम कर रहे हैं, तो क्या अनअकैडमी के पास कोई प्लान भी नहीं होना चाहिए? किसी भी संस्थान को, किसी भी सिस्टम को सुचारू रूप से चलने के लिए प्लान बी बहुत आवश्यक होते हैं। हमारे शरीर में, हमारी फिजियोलॉजी में प्लान बी होते हैं कि अगर मान लीजिए आपका जो है कोई एक अंग काम करना बंद कर देता है, तो शरीर जो है वो दूसरे अंगों के माध्यम से उसकी भरपाई करने की कोशिश करता है। या आपने सुना होगा कि जो आदमी सुन नहीं पाता वो स्मेल बहुत ज्यादा कर पाता है। तो किसी ना किसी तंत्र से आपका जो है एक प्लान बी जैसा बनाया जाता है कि कहीं ना कहीं से आपको पर्याप्त इनपुट मिलता रहे। तो प्लान बी प्राकृतिक है, प्लान बी प्रकृति का हिस्सा होते हैं।
और यूपीएससी की तैयारी क्योंकि एक लंबी तैयारी है, और एक बात मैं आपको आज बहुत ही स्पष्ट तौर पे बताता हूं, अगर आप जो है इसके पहले कि आप अगर आगे बढ़ें तो मैं आपको एक बार बता ही देता हूं कि अगर आपके लिए अभी जो है अनअकैडमी के माध्यम से अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन ऑफर यहां पर आया। आप देख सकते हैं 16,999 में आपको 12 महीने का एक्स्ट्रा एक्सटेंशन के साथ अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। देश के सबसे बेहतरीन टीचर्स यहां पर हैं, आप देख सकते हैं, भारत के टॉप एजुकेटर्स हैं, और ये अब तक का लोएस्ट प्राइस है। यूपीएससी 2027-28 की तैयारी आप करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी के साथ जुड़ सकते हैं। आप देखिए भाई, यूपीएससी में हमारा जो रिजल्ट है वो मेरे ख्याल से किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, सब जानते हैं। तो आप आज ही जुड़िए और अपनी तैयारी को एकदम सही आकार प्रदान कीजिए। यह अब तक का सबसे कम दाम है जो यूपीएससी में अनअकैडमी लेकर आई है। देखिए, इस बात को समझिए, जो यूपीएससी का सिविल सर्विसेज का जो पैटर्न है उसमें अंततः केवल 800 से 1000 का ही सिलेक्शन होगा। यह बात याद रखिएगा। आप इसमें हो सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन सिलेक्शन इतने का ही होगा, यह नंबर नहीं बढ़ने वाला है। ठीक है, 800 से 1000 होंगे। और चलिए हम कहते हैं 5 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, चलिए हम मान लेंगे उनमें से 4 लाख सीरियस नहीं होते, वो ऐसे ही टाइम पास करने के लिए एग्जाम देते हैं। जो आप देखते हैं कई बार जो चैट्स वैट्स में यहां पे झगड़ा कर रहे होते हैं बच्चे, वो सीरियस अगर नहीं भी हम ये मान भी ले तो भी ये मानने का तो पर्याप्त आधार है कि 1 लाख बच्चे तो सीरियस होंगे ही होंगे, 1 लाख गंभीर अभ्यर्थी होंगे, ये तो मानना ही पड़ेगा। भाई 5 लाख अगर दे रहे हैं तो चलो 80% भी अगर सीरियस नहीं है तो 1 लाख तो गंभीर हैं ही। इसका मतलब यह है कि उन 1 लाख में से भी करीब करीब 99,000 जो है वो फेल हो जाएंगे। अब आप देखिए 99,000 लोग इनमें से फेल होने जा रहे हैं। इसमें उनकी कोई विशेष गलती नहीं होगी, ये लोग सीरियस थे। ये वो बच्चे नहीं है जिन्होंने पूरे साल पढ़ाई नहीं करी, खाली आवारागर्दी कर दी, तो वो तो उन 4 लाख में मैंने अलग कर लिए। लेकिन अगर आप उन 4 लाख को हटा भी दें, 1 लाख बच्चे तो ऐसे होंगे जिन्होंने कायदे से ढंग से क्लासेस अटेंड करी, टेस्ट दिए, पढ़ाई करी, मेहनत करी, तो उनकी कोई गलती नहीं है। या कोई गलती है? कोई गलती नहीं है। भाई हम में से कोई भी तैयारी वैसे ही करता, थोड़ा सा मार्जिनल 19-20 का फर्क रह सकता है कि भाई थोड़ा सा इसने ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा पढ़ लिया, वो वाला पार्ट कम पढ़ लिया। कोई बच्चा जो है नैसर्गिक तौर पे किसी एक विषय में कमजोर था, एक दूसरा बच्चा उसमें अच्छा था, यहां जो उसने पढ़ा था उससे कम आया, जो इसने पढ़ा था उससे ज्यादा आया, ये अंतर होता है, और तो कोई ज्यादा अंतर है नहीं। चलो 1 लाख भी नहीं, चलो 50,000 मान लो आप, ऐसे 50,000 बच्चे होंगे जो सीरियस होंगे, उनमें से भी 49,000 फेल होने वाले हैं, 98% बच्चे फेल होने वाले हैं। तो इस बात को समझिए। क्या आपको प्लान बी की उपयोगिता समझ में आ रही है? कि अगर आपने कुछ गलती नहीं भी की, जो नहीं पढ़ रहे हैं उनकी तो मैं काउंटिंग ही नहीं कर रहा, अगर आप पढ़ने वाले बच्चे भी हैं, मेहनत करने वाले बच्चे भी हैं, अगर आप इस ब्रैकेट में भी आते हैं, तो 1 लाख गंभीर बच्चे हैं, तो भी 99% चांस इस बात के हैं कि आपका नहीं होगा। और इसमें आपका कोई दोष नहीं है, यह एग्जामिनेशन की नेचर है, यह इस परीक्षा की प्रवृत्ति है। आप परिश्रम कर रहे हैं तो भी आपकी सफलता का चांस 1% है। सिंपल मैथमेटिक्स का सवाल है। देखो, आप पढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, सिलेबस पूरा कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, टेस्ट सीरीज कर रहे हो, तो भी आपकी सफलता का चांस 1% है। अब बताइए प्लान बी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भाई जब तुमने सब कुछ अच्छे से किया, उसके बाद भी तुम्हारी सफलता का चांस, अगर हम इसको 50,000 कर देंगे इस 1 लाख के नंबर को, तो 2% हो जाएगा। 2% है मान लो, तो 98% तो चांस इस बात का है ना कि तुम फेल होने वाले हो। तो और अगर ऐसा प्लान है, जब तुम एक ऐसी परीक्षा को चुन रहे हो, तो यार एक प्लान बी तो बनाना बहुत जरूरी होता है कि नहीं होता है? ये तो वही वाली बात है कि यार मैं किसी बहुत ही खतरनाक मिशन पे जा रहा हूं, जहां से मेरे जीवित लौट के आने की संभावना 2% है, और मैं अपने परिवार के लिए बीमा भी नहीं करवा रहा हूं कि बीमा तो भाई प्लान बी है, बीमा क्यों करवाना है? अरे यार, ये समझदारी कह सकते हो क्या? अगर मैं बहुत ही खतरनाक युद्ध पे, किसी बहुत ही खतरनाक मिशन पे जा रहा हूं, जहां से जीवित बच के आने की संभावना 1-2% है, भाई तो बीमा तो करा के जाओ अपने परिवार के लिए प्लान बी तो करके जाओ। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ये वैसा ही खतरनाक मिशन है, यहां से आप जीवित तो लौट के आ जाएंगे, लेकिन सफल लौट के आएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। और आप कितना भी पढ़ लें, कितनी भी मेहनत कर लें, आपको यहां दिखाई दे रहा है। तो मेरा आग्रह सबसे पहले यह होगा कि प्लान बी को ना करने को लेकर जो दिमाग में एक भावना हमने पाल रखी है कि प्लान बी तो कमजोर लोग बनाते हैं, हम तो ताकतवर लोग हैं। नहीं बेटा, कमजोर नहीं, समझदार लोग बनाते हैं, है ना? अक्सर लोग, क्या होता है, एक दुनिया में एक कल्चर है कि जो रिस्क लेता है और ये उसको हीरोइक माना जाता है। हीरोइक होने के साथ साथ वो गैर जिम्मेदार भी होता है। जो जिम्मेदार व्यक्ति होता है, जो समझदार व्यक्ति होता है, वो प्लान बी भी बनाता है, वो ये प्रयास भी करता है कि भाई उसके जो भी अटेम्प्ट्स हैं, एफर्ट्स हैं, वो ठीक तरह से चैनलाइज हों, सही तरीके से जाएं, और उसके पास हमेशा लैंड करने के लिए कहीं ना कहीं कुछ हो।
तो ये मेरा तर्क है। अगर आपके पास इससे बेहतर, इससे अलग कोई और तर्क हो तो आप मुझे दे सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यूपीएससी के एग्जाम में आपके पास प्लान बी क्या होते हैं? व्हाट आर द प्लान बी? क्या है, क्या विकल्प है हमारे पास? एक बड़ा सवाल ये आता है। एक विकल्प आपके पास होता है आपकी डिग्री, जो 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 मेरे पास था। पहला विकल्प होता है आपकी डिग्री। तो सबसे पहली बात तो मेरा पहला संदेश प्लान बी के लिए आपको यही है कि अगर आप ग्रेजुएशन के साथ तैयारी कर रहे हैं, अगर आपकी तैयारी जो है वो ग्रेजुएशन के साथ हो रही है, तो अपनी तैयारी को, हाँ, तो अपनी तैयारी को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, वो बात सही है, लेकिन साथ के साथ अपने ग्रेजुएशन में भी अच्छे नंबर लाने का प्रयास करें। तो आपका ग्रेजुएशन जो है वो ढंग से कीजिए। आप जिस भी फील्ड में ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ऐसा मत कीजिए कि वहां आपकी बैक लगनी शुरू हो जाए, वहां आप विषयों में फेल होना शुरू हो जाए। भले ही आप तैयारी ग्रेजुएशन के बाद कर लें, कोई बात नहीं। मैं सबसे हाथ जोड़ के आग्रह करूंगा, बहुत सारे बच्चे हैं जो आके बोलते हैं सर मैं यहां पे बीएससी कर रहा हूं, बीकॉम कर रहा हूं, बीए कर रहा हूं, बीटेक कर रहा हूं, पर सर एंड में पढ़ लूंगा कुछ दिन वहां, तो मैं थोड़ा कम ही पढ़ लूंगा, कोई बात नहीं चल जाएगा। यूपीएससी के लिए कैसे करूं आप ये बता दो। मतलब आप कर लो तैयारी, आप साथ में मैनेज कर सकते हो तो, लेकिन अपनी जो मेन स्ट्रीम शिक्षा है, जो आपकी कॉलेज की एजुकेशन है, उसको आप इग्नोर मत कीजिए। कॉलेज की डिग्री जो होती है वो आपको एक अच्छी जगह, एक अच्छी नौकरी दिलवाने में बहुत बड़ा सहायता करती है। मैं आपको बता नहीं सकता कि कितनी जगह जीवन में मुझे मेरी आईआईटी की डिग्री का लाभ मिला है। मैं इंजीनियरिंग की फील्ड में काम नहीं करता, मैंने कभी नहीं किया आज तक, लेकिन उसके बाद भी मैं, क्योंकि मेरे पास एक आईआईटी कानपुर की डिग्री है, आईआईटी कानपुर से मैंने बीटेक किया है, और इस बीटेक ने, इस डिग्री ने मुझे इतनी जगह इतना लाभ दिलवाया है, क्योंकि मेरे को जब मैं तैयारी भी कर रहा था तो आई वाज एब्सोल्युटली श्योर कि अगर मेरा नहीं भी हुआ किसी कारण से तो मैं, नौकरी मेरे को मिल जाएगी। और ये हुआ। मैं अपने आप को 2 अटेम्प्ट दे के चला था कि मैं 2 अटेम्प्ट दूंगा। जब मेरा दूसरी बार नहीं हुआ तो मैंने सोचा कि अब मुझे नौकरी करनी है। मैं आपको अपनी कहानी बताता हूं, सीधी सीधी बात है कि जब परिणाम आया, उस परिणाम के 10वें दिन मैं मुंबई में था और ऑफिस में था, नौकरी कर रहा था। मतलब रिजल्ट आज आया कि भाई आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, उसके 7 दिनों के अंदर इंटरव्यू और क्या बोलते हैं पैकेज, मुझे कितना पैसा मिलेगा, ये सब सेट हो गया था। 11वें दिन मैं बॉम्बे में ऑफिस के अंदर था, अपना पहला, मेरा ऑफिस में डे 1 था, रिजल्ट के 11वें दिन। क्योंकि मैं सोच के आया था कि मैं अब और नहीं करूंगा, बस अपने आप को टाइम देकर आया था, उस बात से मैं हटा नहीं, अब नहीं जाएंगे, अब दोबारा कभी नहीं करेंगे, बस हो गया। तो आप देखिए इस एक डिग्री के कारण मेरे लिए मूव ऑन करना कितना आसान, और अच्छे खासे पैसे मिले मुझे। तो जॉब मेरे को मिली वो अच्छी खासी मिली। तो यार ये क्या था, ये मतलब एक अच्छी कंपनी थी, एक स्टार्टअप था एजुकेशन के फील्ड में, जो कि स्कूल के बच्चों के लिए काम करता था। अच्छे खासे पैसे वो मुझे दिया करते थे। बॉम्बे जैसे महंगे शहर में मैं एक अच्छे घर में रह पाया, एक अच्छा जीवन अफोर्ड कर पाया उस नौकरी के कारण। ये मुझे क्यों मिला? अगर मैं आईआईटी से ना होता तो मुझे नहीं मिलता। अब मैं ये तो एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि आप लोग भी आईआईटी जाओ या आईआईटी से हो, लेकिन आप अगर जिस भी कॉलेज में हैं, अगर आप वहां पर एक अच्छे रेप्यूटेशन के साथ पढ़ाई करते हैं, अगर आप अपने अध्ययन पे ध्यान देते हैं, तो आपको आगे जाके कहीं पर भी इंप्लॉयमेंट मिलने में मदद मिलेगी। तो मेरा पहला यह है कि अपनी डिग्री को अच्छे से कीजिए, प्लीज। अपनी बेसिक शिक्षा को इग्नोर मत कीजिए। कई सारे बच्चे ऐसे आते हैं जो कहते हैं सर मैं तो अभी 12वीं क्लास में हूं, तो उनको तो मैं कहता हूं भाई तू अभी कॉलेज की तैयारी कर, अच्छे कॉलेज में जाने के लिए अभी प्रयास कर, वो प्रिपरेशन कर, है ना। इतना आगे का लक्ष्य बना के मत चलो कि मैं अभी 5 साल बाद यूपीएससी दूंगा तो उसकी तैयारी अभी से शुरू कर दूं और बीच में मैं फिर घटिया कॉलेजों में जाऊंगा, वहां पढ़ूंगा नहीं। ये सब मत कीजिए। अपने कॉलेज को अच्छे से, सम्मान के साथ, इज्जत के साथ पूरा कीजिए। कोशिश कीजिए कि आप अपने कॉलेज के मेरिट लिस्ट में आए, कोशिश कीजिए। क्योंकि देखो देश का हर कॉलेज, होता क्या है ना, कुछ कॉलेज अच्छे होते हैं, कुछ कॉलेज खराब होते हैं, लेकिन देश के हर कॉलेज में टॉपर का सही हो जाता है। इस बात को समझिए कि कई बार कॉलेज से ज्यादा यह मैटर करता है कि अपने कॉलेज में आपकी रैंक कौन सी थी। आप अगर किसी औसत या बेकार कॉलेज में भी पढ़ रहे हैं, अगर आप वहां पे टॉपर हैं, तो आपकी एम्प्लॉयबिलिटी काफी ज्यादा है। इस बात को समझिए। तो आपका जो है, आप अपनी डिग्री को प्लीज अच्छे से कीजिए। डिग्री के साथ किसी प्रकार की कोताही मत बरतिए। यह मेरा पहले आपसे बहुत ज्यादा, बहुत ही सिंपल सा आग्रह है, ठीक है। दूसरी चीज जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, दूसरी चीज यह है कि आप अगर चाहते हैं, जैसे ये काम मैंने नहीं किया था क्योंकि मेरे पास पहला बैकअप था, आप जो है अपना स्टेट पीएससी आपका हो गया, आपके सीआरपीएफ के जो एग्जाम होते हैं, या आपके क्या बोलते हैं, आपके पैरामिलिट्री फोर्स के जो एग्जाम होते हैं, आपके पैरामिलिट्री फोर्स के एग्जाम हो गए, आपके एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एग्जाम हो गए, है ना, आपके आरबीआई के एग्जाम हो गए। तो आपके इस तरह के इस तरह की पूरी सूची आपको हम दे देंगे। इस तरह के, इनको हम कहते हैं अलाइड एग्जाम्स।
अलाइड एग्जाम्स का मतलब क्या है कि ये वो परीक्षाएं हैं जिनका एक तरह से आप ये कह सकते हैं सिलेबस लगभग यूपीएससी जैसा है, थोड़ा सा 5-10। जैसे स्टेट पीएससी का बहुत सिंपल है। स्टेट पीसीएस में क्या होता है भाई कि आपका जो एग्जाम होता है वो यूपीएससी जैसा होता है, बस फोकस थोड़ा आपके राज्य पे ज्यादा है। तो अगर आप मान लीजिए उत्तर प्रदेश से हैं तो आप यूपी पीसीएस का भी एग्जाम साथ में दें, इसमें कोई बुराई नहीं है ना। अब जैसे तो मैं कई बार देखता हूं कुछ बच्चे कहते हैं सर पहले ना मैं 4 बार यूपीएससी के लिए ट्राई करूंगा अच्छे से, फिर यूपी पीसीएस का दूंगा। यार आप गलत कर रहे हो। मेरे ख्याल से आप साथ में पहली बार में यूपी पीसीएस दे दो, और अगर आपका यूपी पीसीएस निकल गया तो आप वहां से ट्रेनिंग पीरियड में आप लीव लेकर भी यूपीएससी की तैयारी कर सकते हो, और आपको फिर आसानी से हो जाएगी आपकी तैयारी। आपका अच्छा एक बात सोचिए, आपकी प्रोफाइल को एक सर्टेन हेफ्ट मिलेगा, आपकी प्रोफाइल को एक दम मिलेगा, आप में कॉन्फिडेंस आपका 100 गुना हो जाएगा कि मेरे पास भैया एक डीएसपी लेवल की सरकारी नौकरी तो आज भी है। तो आपका जो एक जिसको हम कहते हैं ना ऑरा जो होता है, आपका जो कॉन्फिडेंस होता है वो आपका कई गुना बढ़ जाएगा। तो इसमें ऐसा मत कीजिए कि पहले मैं अपने 5-6 अटेम्प्ट जो है वो यूपीएससी के एग्जॉस्ट करूंगा फिर पीसीएस पे जाऊंगा। ये गलती बहुत लोग करते हैं, मैं सलाह नहीं दूंगा। ज्यादा से ज्यादा चलो पहली बार आप यूपीएससी के लिए ट्राई कर लीजिए, पहले यूपीएससी दे दीजिए, लेकिन उसके बाद आप इन एग्जाम्स को भी साइमल्टेनियसली दें, ये मेरा आग्रह होगा। थोड़ा सा ही आपको डिविएशन होगा। एक बार मैं मानता हूं कि एक बार सिलेबस आप पूरा यूपीएससी का अच्छे से कर लें, 1 साल 1.25 साल लगेगा उसमें, 1-1.5 साल, और उसके बाद जो है आप इन एग्जाम्स का भी फॉर्म भरें, इन एग्जाम्स को भी दें। जैसे इनमें से जहां पर भी आपका सिलेक्शन होता है बेटा, सारी की सारी अच्छी नौकरियां हैं, ये सारी की सारी नौकरियां आपको कुछ वर्षों बाद आपको क्लास 1 ऑफिसर बनाएंगी। ये सारी की सारी बहुत शानदार नौकरियां हैं, ये आपको बहुत अच्छे पदों पर पहुंचाएंगी। तो इन सब में से किसी का एग्जाम आप जरूर दें, इसको बैकअप के तौर पे तैयार रखें, इसको याद रखिए ना, ये प्लीज कीजिए। इसको ऐसे टालिए मत कि नहीं ये तो हम बाद में कर लेंगे, पहले यूपीएससी के 6 अटेम्प्ट देंगे सारे के सारे, बनेंगे तो आईएएस बनेंगे वरना कुछ नहीं बनेंगे, है ना। ये बच्चे ऐसे शायरी लिखते हैं ना कि उसके प्यार में है हम यूपीएससी के और मर जाएंगे, ये सब जो है कविताओं में अच्छा लगता है। ये सब रियल लाइफ जो होती है बेटा पोएम नहीं होती है ना, रियल लाइफ कविता जैसी नहीं होती है। रियल लाइफ अलग होती है। रियल लाइफ में आपको घर चलाना होता है, रियल लाइफ में आपको अपना जीवन चलाना होता है, समाज में रहना होता है। तो बेहतर यह है कि आप अपने लिए विकल्प बनाएं वास्तविक जीवन के आधार पे। तो मेरा आग्रह यह है। दूसरी चीज मैं आपको यह बता चुका, यह आपको जरूर करना है। तीसरी चीज जो है, इस बात को याद रखें जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा उसके पहले आपको बता दूं, क्योंकि मैंने कहा कि 1-1.25 साल में सिलेबस पहले खत्म कर लो यूपीएससी का, तो उसके लिए याद रखिए अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन जो है वो आपको 16,999 रुपए में मिल सकता है केवल 1 वर्ष में। 1 वर्ष का एक्स्ट्रा एक्सटेंशन भी आपको उसमें मिल रहा है अभी, यानी कि 1 साल का ये सब्सक्रिप्शन था, 1 साल एक्स्ट्रा मिल रहा है। 2 साल तक आपके पास अनअकैडमी का पूरा सब्सक्रिप्शन रहेगा 17,000 रुपए में। देश के सबसे बेहतरीन टीचर्स आपको यहां पर मिलेंगे, पूरा प्री, पूरा मेंस, पूरा इंटरव्यू, पूरा सीसैट प्री और मेंस दोनों की टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। तो आज ही जुड़िए, बिल्कुल भी देर मत कीजिए, अपनी तैयारी को एक सही आकार, एक सही दिशा प्रदान कीजिए। ठीक है जी। तो ये सारे फायदे आपको मिलेंगे, आज ही इससे जुड़ जाइए। ऑफर केवल अब जो है बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, अगले 2 दिन के लिए ऑफर है, इसका लाभ उठाइए। चलिए ऑफर लगे मैं अतुल जैन कोड लगाएंगे तो आपको ऑफर मिलेगा। तीसरा विकल्प क्या है आपके सामने? तीसरा विकल्प जो है वो मैं कहता हूं कि आप अपना स्किल डेवलपमेंट कीजिए। ये कैसे करेंगे ये मैं आपको बताता हूं, और तैयारी के अंदर ही बताऊंगा कि आप अपना स्किल डेवलपमेंट कीजिए। देखिए होता क्या है, काफी हद तक आपका स्किल डेवलपमेंट इसमें ऑटोमेटिकली स्वतः हो जाता है। यूपीएससी की तैयारी के दौरान आप अलग अलग विषयों की इतनी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, आपके पास अलग अलग चीजों के बारे में इतनी अवेयरनेस होती है, इतनी सजगता होती है कि आप उसे किसी भी इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं, किसी भी। मतलब आप ऐसा समझिए कि मैं शिक्षा इंडस्ट्री में गया, देखो भी बच्चों के लिए हम साइंस प्रोजेक्ट बनाते थे, मैं कैसी इंडस्ट्री में गया जब मैंने यूपीएससी की तैयारी करी उसके बाद। तो यार मेरे को मेरी ज्योग्राफी की नॉलेज का बहुत फायदा मिला यार। मतलब हमारे देश भर में हम इवेंट्स कराना चाहते थे, मुझे एग्जैक्टली अंदाजा होता था कि कहां पर किस समय बारिश आ सकती है, मॉनसून किस तरह से फ्लो करेगा, कैसे आएगा। आप इमेजिन कीजिए कि मैं इवेंट प्लानिंग इतनी बेहतर कर पाता था कि टीम में और कोई नहीं कर पाता था। विजयवाड़ा कहां पड़ता है ना, आपका भुवनेश्वर किस दिशा में पड़ेगा, इससे कहां जाना पड़ेगा, इसके लिए हम कहां से क्या पास पड़ेगा, लोगों को मैप देखना पड़ता था, मेरे को रटा हुआ था। बात समझ रहे हैं कि नहीं? अच्छा इसके अलावा मेरे को लोकल नॉलेज इतनी थी, मेरे को वहां पे फिर वो क्या करते थे, प्रिंसिपल से और स्कूलों के मालिकों से मीटिंग्स करने भेजते थे। मैं मीटिंग करने जाता था, मेरे को उनके क्षेत्र, उनकी संस्कृति, उनकी कला के बारे में इतनी जानकारी होती थी कि मेरे जैसी मीटिंग और कोई कर नहीं पाता था। उस नौकरी में पहले 1.5 साल के अंदर मेरी तनख्वाह दुगनी हो गई। पहले 1.5 साल के अंदर मेरे को 2 बार प्रमोट करके टीम लीड बना दिया उन लोगों ने, क्योंकि उनको लगा यार ये आदमी जो कर पा रहा है वो और कोई कर ही नहीं पाता, किसी को आता ही नहीं इतना। और वो ऐसा नहीं कि मेरे को बहुत अवेयरनेस थी, मैंने सिंपली यूपीएससी की तैयारी करी थी यार।
यूपीएससी की तैयारी के कारण मुझे उनके जगहों के आर्ट एंड कल्चर पता था, मुझे उनके डांस पता थे, मुझे उनका इतिहास पता था, मुझे उनकी राजनीति की पूरी समझ थी, मुझे जो है उनका ज्योग्राफी पूरा पता था। तो यार मैं किसी भी स्कूल के मालिक से मिला, किसी भी स्कूल के प्रिंसिपल से मिला, मैनेजर से मिला, मैं स्थानीय मुद्दों से बात शुरू करता था। उसको लगता था कोई बंबई से आया है, इसको इतना कैसे पता है भाई हमारे क्षेत्र के बारे में। अचानक से उसको लगता था कि ये तो बहुत ही जानकार व्यक्ति है यार, पूरी रिसर्च करके आया है। और किसी भी मुद्दे पे आप बात कर सकते हो। वो बोलता था शिक्षा के क्षेत्र में ये समस्याएं हैं, आप उससे तर्क कर सकते हो, उसको समझा सकते हो आपका क्या विजन है। तो आपका जो है ये स्किल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा ऑटोमेटिकली हो रहा है। आपका स्किल डेवलपमेंट जो है वो स्वतः यूपीएससी के माध्यम से हो रहा है। लेकिन एक चीज जो आपको करनी पड़ेगी वो है सोचना सीखना पड़ेगा। दो चीजें आपको करनी पड़ेंगी, एक है आपको सोचना सीखना पड़ेगा और दूसरा क्या है, आपको पढ़ना सीखना पड़ेगा। ये दो चीजें हैं। मैं इन दोनों को एक्सप्लेन कर देता हूं, बस ये आखिरी ही पॉइंट है मेरा। सोचना मतलब अक्सर क्या होता है, हम लोग इंफॉर्मेशन को केवल रटने की कोशिश करते हैं कि यार हमने पढ़ लिया कि ज्योग्राफी में यहां पे मॉनसून आता है, ऐसे आता है, ये आता है, बात खत्म। ये हमने रट लिया, बात खत्म हो गई। लेकिन इसको आप अप्लाई करना भी शुरू कीजिए कि यार वहां के लोकल जीवन पे क्या फर्क पड़ता होगा, वहां के बच्चों पर, वहां के युवाओं पर, वहां के कामकाज पर, वहां की संस्कृति पर इसका क्या असर पड़ता होगा। मैं आपको रोज ये बात कहता हूं कि केवल पढ़िए मत, पढ़ने के बाद उस पर 5 मिनट 10 मिनट सोचिए भी कि जो मैंने पढ़ा इसका क्या मतलब है, इसका क्या तात्पर्य है, क्या औचित्य है। आप इसको जब पढ़ेंगे तो आपकी नॉलेज जो है वो बेहतर इस्तेमाल होगी। दूसरा जो मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं, प्लीज बिकम अ रीडर। मतलब आप हिंदी अंग्रेजी जिस भाषा में पढ़ सकते हैं, जैसा आप पढ़ सकते हैं, आप रोज थोड़ा सा पढ़ना शुरू कीजिए। आजकल क्या हो गया, डिजिटल इतना कुछ हो गया है कि पढ़ने की संस्कृति धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। यूपीएससी में देखो, प्रीलिम्स में हमने देख लिया, पेपर थोड़ा सा लंबा कर दिया, बच्चे पढ़ ही नहीं पाए पूरा पेपर। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? पेपर थोड़ा लंबा कर दिया, बच्चों से पूरे पूरे सवाल पढ़े ही नहीं गए। वो रीडिंग स्पीड इतनी खराब हो चुकी है, कागज पे पढ़ने की आदत इतनी कम हो चुकी है कि लोगों का पढ़ने की क्षमता जो है उसका विकास ही नहीं हो पा रहा है ना। तो इस बात को याद रखिए। तो आपको थोड़ा सा और पढ़ना सीखिए, अलग अलग तरह की चीजें, रिलेटेड चीजें, अखबारों के जो एडिटोरियल्स हैं, कहीं पर कोई विचारक के विचार छपते हैं तो उनको पढ़िए, उनके बारे में सोचना शुरू कीजिए। इससे क्या होगा, आपका स्किल जो है वो और फाइन ट्यून होगा और आगे जाके अगर आप किसी भी संस्थान में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप अप्लाई करेंगे तो आपको निश्चित तौर पे नौकरी मिलने की संभावना बहुत ज्यादा होगी। देखिए, मैं अपनी पूरी टीम की तरह मैं ये कामना करूंगा कि आपको कभी, भगवान करे, आपको कभी प्लान बी की जरूरत ना पड़े। लेकिन हार्श रियलिटी देखो यही है, कठोर वास्तविकता यही है हमारे सामने कि अब जो है मतलब एक प्लान बी की जरूरत हम में से काफी लोगों को पड़ेगी। मैं खुद अपने जीवन में प्लान बी पे चल रहा हूं। ये मेरा प्लान ए नहीं है, जो मैं कर रहा हूं ये मेरा प्लान ए नहीं है। मैं मानता हूं मैं जीवन में ठीक ठाक सफलता प्राप्त कर चुका हूं, लेकिन ये मेरा प्लान ए नहीं है, ये मेरा प्लान बी है ना। तो मैं अपने प्लान बी पर आया और यहां पर भी मैंने ठीक ठाक जीवन, एक ठीक ठाक जो है अपनी छवि, ठीक ठाक अपनी प्रसिद्धि मैंने बनाई, एक ठीक ठाक जीवन में अच्छा से एक काइंड ऑफ सफल जीवन में व्यतीत कर रहा हूं। तो कोई जरूरी नहीं है कि केवल प्लान ए ही सफल हो, आपका प्लान बी भी एक अच्छी सफलता की दिशा में आपको लेकर जा सकता है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो उस प्लान बी को लागू कर पाना, उस पर अमल कर पाना, ये बहुत जरूरी है। तो अपने प्लान बी को कृपया गंभीरता से लें। जो 2-3 चीजें मैंने बताई उन पर आप निश्चित तौर पे अमल करें। अगर आपको इसमें कोई और गाइडेंस चाहिए कि मेरा प्लान बी क्या होना चाहिए, उसके लिए मैं क्या करूं, तो आप मुझे हमेशा मैसेज कर सकते हैं। मैं हमेशा आपकी मदद करने के लिए तत्पर रहूंगा। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत